सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और हम लोग लाइव आ चुके हैं और लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर नंबर 1 और वहाँ पे हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया था। अब यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं। हमने लास्ट क्लास में एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन तक पढ़ा था। अब वहाँ पर हमने देखा था कि वहाँ पर 3 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड तीसरा हमारा बकमिंस्टर फ्लोरेंस। तो इस वीडियो में हम लोग हर एक एलोट्रॉप्स को एकदम डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने डायमंड से। ओके, तो हमारा डायमंड डायमंड द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। डायमंड विश्व में पाए जाने वाला सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, मतलब सबसे हार्डेस्ट चीज जो नेचर में बनी हुई है वो क्या है? वो हमारा डायमंड है। अब इसका अगर बात करें इसकी स्ट्रक्चर की, इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज कोवैलेंटली बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम। मतलब इसका जो एटॉमिक लेवल पर जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से है। हमारे पास एक कार्बन एटम ये है। अब ये कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम से कनेक्टेड है। मतलब ये हमारा कार्बन एटम हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर 1 2, ये हमारा 3 और ये हमारा चौथा कार्बन एटम है जो कि आपस में कनेक्टेड है कोवैलेंटली। और ये इनका जो बॉन्ड है, इनके बॉन्ड का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब इनके जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है और यही कारण है कि ये वर्ल्ड का सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। देखिए इसका हर एक पॉइंट जो यहाँ पे मैंने लिखा है आप इसको नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि ये एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और एनसीईआरटी में जितना डिटेल्ड दिया गया है, एनसीईआरटी की बुक सबसे वो बेस्ट मानी जाती है। तो वहाँ से जो भी डिटेल दिया गया है उसको यहाँ पर मैंने पॉइंट टू पॉइंट समराइज किया है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आता है, इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम फॉर्मिंग अ रिजिड स्ट्रक्चर। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजिड? हमने क्लास 9 में पढ़ाया हुआ है मैटर इन आवर सराउंडिंग में। रिजिड क्या होता है और एक होता है फ्लूइड। दो टर्म होता है, एक होता है रिजिड और दूसरा होता है हमारा फ्लूइड। तो रिजिड किसे बोलते हैं? रिजिड, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है रिजिड, इसका डेफिनेशन क्या है? रिजिड विच कैन नॉट बी कंप्रेस इजिली, जिसको हम लोग कंप्रेस ना कर पाए, वो क्या होता है? वो रिजिड होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जैसे ये जो मेरा टच पैड है ये एक तरीके से रिजिड है। अगर मैं इसको टच कर रहा हूँ, इसको दबा रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है? ये अपने शेप को चेंज नहीं कर रहा है, ये रिजिड है। ठीक है। वैसे अगर फ्लूइड होगा, फ्लूइड का मतलब जो बह सकता है, रिजिड का मतलब होता है विच कैन नॉट बी कंप्रेस इजिली। सो डायमंड इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज कोवैलेंटली बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम। मतलब यहाँ पर कार्बन एटम, एक जो कार्बन एटम है वो 4 अदर कार्बन एटम से क्या है? कनेक्टेड है। और ये एक रिजिड 3D स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहा है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगला हमारा आता है प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड। अब डायमंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, हम लोग उसको पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड को, एक्सट्रीमली हार्ड। जो हमारा डायमंड है, डायमंड एकदम एक्सट्रीमली हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है। और इसको बोलते हैं द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑफ द वर्ल्ड। पहला हमारा था एक्सट्रीमली हार्ड, डायमंड एकदम हार्ड है। इट इज द हार्डेस्ट नोन नेचुरल सब्सटेंस। वैसे तो नेचर में बहुत सारे हार्डेस्ट सब्सटेंस हैं, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है वो नेचर में पाए जाने वाला सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस अब तक का कौन है? डायमंड है। अगला पॉइंट, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो डायमंड है, डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। मतलब इसको गलाने के लिए या फिर इसको मेल्ट करने के लिए जो तापमान की आवश्यकता है वो बहुत ज़्यादा है, ये जल्दी मेल्ट भी नहीं होगा। और ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग, बिकॉज इनका जो बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है इनके बॉन्ड्स के बीच में। मतलब जो यहाँ पे बॉन्ड बने हुए हैं ये बहुत स्ट्रांगली कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुए हैं। तीसरा हमारा पॉइंट आता है नॉन कंडक्टिव। हमारा जो डायमंड है उसमें करंट पास नहीं हो सकता, वो नॉन कंडक्टिव है। अब ऐसा क्यों होगा? बिकॉज उसमें जो फ्री आयंस हैं वो नहीं होते। तो यहाँ पर रीज़न वही लिखा गया है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल फॉर द कंडक्शन। मतलब यहाँ पर जो हमारा डायमंड है, डायमंड इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करता बिकॉज नो फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल फॉर द कंडक्शन। यहाँ पर हमारे पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता जो
करंट को पास करने में हेल्प करे, इसीलिए हमारा डायमंड नॉन कंडक्टिव होता है। अब जो डायमंड, हमारा अगला पॉइंट आता है, डायमंड आर ट्रांसपेरेंट एंड शाइनी। हमारा जो डायमंड है वो एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, एकदम शाइनी होता है, और इसीलिए इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं ज्वेलरी में। यूज्ड इन ज्वेलरी एंड कटिंग टूल्स, इसका इस्तेमाल हम लोग ज्वेलरी बनाने में करते हैं, और कटिंग टूल्स मतलब जो शीशा काटते हैं या फिर जो कटिंग टूल्स में इसका इस्तेमाल करते हैं, और जो शीशा काटते हैं ना उसमें भी कार्बन से मतलब कार्बन का कुछ ना कुछ हिस्सा लगा हुआ होता है ताकि वो ग्लास को इजीली कट कर दे और एकदम अच्छा, एकदम मतलब शेप में कट करता है। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। तो जो इसका यूज़ है, इसका यूज़ सबसे ज़्यादा प्रॉपरली कहाँ होता है, ज्वेलरी में। ब्यूटीफुल एंड प्रीसियस ज्वेलरी फॉर्मेशन में इसका यूज़ होता है। कटिंग एंड ड्रिल टूल्स, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, कटिंग एंड ड्रिल टूल्स में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ द हार्डेस्ट, मेक इट आइडियल फॉर कटिंग ग्लास। अब ये जो कि बहुत हार्डेस्ट होता है और इसीलिए हम लोग इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं, ग्लास कटिंग करने में और मेटल को कट करने में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, अब डायमंड का इस्तेमाल सिर्फ पहनने के लिए या फिर शीशा काटने के लिए भी नहीं होता, इसका इस्तेमाल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और कहाँ करते हैं, यूज इन हाई प्रीशियस सर्जरीज, मतलब ऐसी सर्जरी जो कि बहुत हाईली प्रीशियस होनी चाहिए, मतलब जहाँ पर सर्जरी बहुत एक्यूरेटली हो पाए, वहाँ पर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बात क्लियर हो गया डायमंड का। डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, विश्व का सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, और हमने यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लिया और इसके यूजेस के बारे में पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक एनिमेशन दिया गया है जिसके थ्रू हम समझते हैं इसका 3D स्ट्रक्चर। इसको हम लोग एनालाइज करेंगे कि हाँ एक्चुअली में दिखता कैसा है। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर एटम्स हैं, किसके, कार्बन एटम्स हैं, और ये कार्बन एटम्स 4 अदर कार्बन एटम से क्या है, जुड़े हुए हैं कोवलेंट बॉन्ड से। तो एक बार इस एनिमेशन को समझते हैं, इसमें दिया क्या गया है। बस एक मिनट, ये देखिए हमारा 3D स्ट्रक्चर है डायमंड का। अब जो डायमंड है, डायमंड का कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से दिखता है, और ये एटॉमिक लेवल पे हम लोग इसके स्ट्रक्चर को एकदम जूम आउट करके देख सकते हैं। यहाँ पर जो एंगल फॉर्मेशन है वो 120 डिग्री है। इसके जो बॉन्ड का लेंथ है वो कितना है, इसके जो बॉन्ड का लेंथ है, मतलब यहाँ पर जो बॉन्ड की दूरी है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम है। ए का मतलब होता है एंगस्ट्रॉम, तो ये 1.54 एंगस्ट्रॉम है। हालांकि अगर आपको एंगस्ट्रॉम नहीं पता तो आप क्लास 11 में पढ़ेंगे। एंगस्ट्रॉम बहुत छोटी दूरी को नापने के लिए, मतलब लेंथ की यूनिट होती है, बहुत छोटी दूरी को नापने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर जो एटम है, ये एटम, यहाँ पर एक एटम ये हो गया। अब ये एटम कोवेलेंटली से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर जो ये एटम है, ये एटम 1 2 3 4, मतलब चार अदर एटम से जुड़े हुए हैं, और इनके जो बॉन्ड लेंथ की जो लंबाई है वो कितनी है, 1.54 एंगस्ट्रॉम। ए को पढ़ेंगे एंगस्ट्रॉम, मतलब यहाँ पर ए के ऊपर अगर डिग्री वाला साइन लगा हुआ होगा उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, एंगस्ट्रॉम पढ़ेंगे। इतना बात क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक आता है, हम लोग डायमंड को कवर कर चुके हैं, अब हम लोग कवर करने वाले हैं अगले एलेक्ट्रॉप्स को, जो कि हमारा है ग्रेफाइट। तो स्वागत करते हैं ग्रेफाइट का, स्वागत करते हैं। कुछ ज़्यादा हो गया, ठीक है। सुनिए, यहाँ पर ग्रेफाइट भी सेकंड एलोट्रॉप्स है कार्बन का। एलोट्रॉप्स, अब इसको क्या बोलते हैं, द सॉफ्ट एंड कंडक्टिव एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ये सॉफ्ट एंड कंडक्टिव एलोट्रॉप्स है कार्बन का, ठीक है। अब पहले बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। ईच कार्बन एटम इज बाउंडेड टू 3 अदर कार्बन एटम। वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ पर 4 कार्बन एटम कनेक्टेड हैं, और यहाँ पर 3 कार्बन एटम कनेक्टेड है, मतलब ये कार्बन ये हो गया, तो 1 2 3 कार्बन एटम कनेक्टेड होंगे, और यहाँ पर एक वैलेंसी जो यहाँ खाली है वो किसी और से जुड़ी हुई होगी, और ये फॉर्म करते हैं एक हेक्सागोनल रिंग। हेक्सागोनल कैसे दिखता है, कुछ इस प्रकार से ऐसे दिखता है, ये इस प्रकार से। हेक्सागन पढ़े हैं बचपन में, ये हमारा हेक्सागन ऐसे दिखता है। तो हमारा जो ग्रेफाइट है वो कुछ इस प्रकार से हेक्सागोनल रिंग बनाता है, और यहाँ पर जो कार्बन एटम है वो 3 अदर कार्बन एटम से क्या है, कनेक्टेड है। बात क्लियर हो गया। और ये एक लेयर के फॉर्म में है, मतलब एक लेयर वाइज लेयर, मतलब एक लेयर बनाते जाते हैं, ठीक है। द लेयर आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वॉन्डरवॉल फोर्स, और जो लेयर है वो कैसे हेल्ड है, इनके बीच में वीक वॉन्डरवॉल फोर्स होता है।
बस आप इतना जानिए कि वंडरफॉल फोर्स इनके लेयर के कारण, मतलब इनका जो लेयर है वो कि कैसे हेल्ड है बाई वीक वंडरवॉल फोर्स। अब ये वंडरवॉल फोर्स क्या है, इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है और ये आपको मिलेगा क्लास 11 में डिटेल में। तो अभी से इसको हम लोग स्किप करते हैं। बस जानकारी के लिए हमारे पास बस इतना ही सफिशिएंट जानकारी लेना है कि जो ये लेयर बना रहे हैं इसके पीछे कौन सा फोर्स है, वंडरवॉल फोर्स है, जो अलग जो विच अलाउइंग देम टू स्लाइड ओवर ईच अदर। मतलब यही लेयर जो बन रहा है ये अलाउ करता है एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने के लिए। वन फ्री इलेक्ट्रॉन पर, सॉरी हमारा अगला पॉइंट है, वन फ्री इलेक्ट्रॉन पर कार्बन मूव फ्रीली। अब यहाँ पर देखिए एक दो तीन, एक दो तीन, तीन कार्बन आइटम है यहाँ पर। जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन है इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ रहता है, वन फ्री इलेक्ट्रॉन कार्बन पर कार्बन मूव फ्रीली मेकिंग ग्रेफाइट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मिला जुलाकर ये जो भारी भरकम आपको लाइन लग रहा है इसमें बस इतना ही कह रहा है कि जो कार्बन है, कार्बन में उसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है और यही कंडक्ट कराता है इलेक्ट्रिसिटी को। और यही कारण है कि जो हमारा ग्रेफाइट है, डायमंड में बिजली नहीं वो पास हो पाती, लेकिन ग्रेफाइट में यही कारण है कि उसमें बिजली पास हो पाती, बिकॉज यहाँ पर इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली मूव कर सकता है और यही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएगा, मतलब उसको पास कराएगा। तो इतना बात क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इसका भी 3D स्ट्रक्चर दिया गया है हमारे ग्रेफाइट का, उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारा डायमंड हो गया, ये हमारा ग्रेफाइट हो गया, ठीक है। अब हमारा जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट ऊपर से कुछ इस प्रकार से दिखता है और यहाँ पर एक हेक्सागोनल रिंग हमको देखने को मिल जाएगा। ये इसका बाउंड्री का जो 3D मॉडल है वो कुछ इस प्रकार से है। अब इसको हम लोग ऊपर से देखते हैं। देखिए इसके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 3.35 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। अब ये हेक्सागोनल रिंग बना रहा है यहाँ पर, देखिए कुछ इस यहाँ पर एटम इस साइड वाले में ये हमारा, ठीक है। थोड़ा और जूम करके देखते हैं। आई थिंक हमारे लिए इतना सफिशिएंट है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ढूंढ के लाना बहुत डिफिकल्ट काम होता है। तो कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर है डायमंड का और ग्रेफाइट का। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की। किसके प्रॉपर्टी की, ग्रेफाइट के। सो ग्रेफाइट आर सॉफ्ट एंड स्लीपरी। ग्रेफाइट क्या होते हैं, सॉफ्ट एंड स्लीपरी होते हैं और लेयर कैन स्लाइड ओवर ईच अदर, और इनके लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते रहते हैं, मेकिंग इट स्मूथ, और इसी कारण से ये बहुत स्मूथ होते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारा जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट हमारा गुड कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, फ्री हैं, और इसी कारण से ये एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। लेस डेंस देन डायमंड, और ये बहुत कम डेंस है डायमंड की तुलना में, बिकॉज द लेयर स्ट्रक्चर, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो कैसा है, लेयर्ड स्ट्रक्चर है। हमारा अगला पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, मतलब यहाँ पर इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है। स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड विथ विद इन लेयर रिक्वायर्ड हाई एनर्जी टू ब्रेक। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और मतलब जो इसके बीच का जो बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और इसको तोड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है, और इसी कारण से इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है, और उसको तोड़ने के लिए हमको बहुत हाई एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो वही चीज़ यहाँ पे थर्ड पॉइंट में मेंशन किया गया है। हमारा अगला है कि ये ब्लैक होता है, मतलब काला काला दिखता है, और जो देखना है तो आप क्या करिए, अपना पेंसिल लीजिए, उसके जो लीड होते हैं, लीड को देख लीजिए, यही वही हमारा क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। तो ग्रेफाइट ब्लैक होता है और ये ओपेक होता है, मतलब यहाँ से लाइट पास नहीं कर, मतलब यहाँ पर लाइट पास नहीं कर पा रही होगी। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी होता है, लेकिन यहाँ पर ओपेक होता है, मतलब यहाँ से लाइट जा ही नहीं पाएगी, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर पाएगी, और ये बहुत शाइनी होता है, एकदम ब्लैकिश शाइनी होता है। ग्रेफाइट हैज़ अ मेटेलिक शाइन, और ग्रेफाइट पर क्या होता है, हमको मेटेलिक शाइन देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं ग्रेफाइट के यूज़ की, हम लोग ग्रेफाइट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। सो पहला पॉइंट हमारा आता है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट फॉर हाई टेम्परेचर मशीन्स, हम सॉरी लुब्रिकेंट फॉर हाई टेम्परेचर मशीन्स। हम लोग ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं
जहाँ पर हाई टेम्परेचर वाली मशीन का इस्तेमाल होता है वहाँ पर लुब्रिकेंट के तौर पर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और क्यों करते हैं? वर्क वेयर ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट फेल, मतलब ऐसे लुब्रिकेंट जहाँ ऐसा लुब्रिकेंट जहाँ पर ऑयल, मतलब सुनिए, इसको हम लोग लुब्रिकेंट के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पर ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट फेल हो जाते हैं वहाँ पर ग्रेफाइट लुब्रिकेंट का इस्तेमाल किया जाता है। बात करें अगर इसके पॉइंट नंबर सेकंड की, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं मैक्सिमम पेंसिल बनाने में। और ऐसा क्यों करते हैं? लेयर पील ऑफ इजीली, क्योंकि इसका जो लेयर होता है बहुत इजीली पील हो जाता है। और ये लीविंग मार्क्स जब इससे लिखते हैं तो ये कुछ ना कुछ निशान छोड़ देता है, और हमको कॉपी पे कुछ ना कुछ सिंबल बनाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और हमारा बात करें अगर इसके तीसरे पॉइंट की, सो तीसरा पॉइंट हमारा ये है इलेक्ट्रोड इन बैटरी। ये जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं बैटरी बनाने में, बैटरी के इलेक्ट्रोड्स बनाने में, यूज्ड इन लिथियम आयन बैटरी। और जो हमारे लिथियम आयन की बैटरी होती है उसका जो इलेक्ट्रोड होता है उसमें भी क्या होता है, उसमें भी हमको ग्रेफाइट देखने को मिल जाएगा। लास्ट पॉइंट हमारा है न्यूक्लियर रिएक्टर। ग्रेफाइट का इस्तेमाल हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में भी करते हैं। और ये करता क्या है? एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन कंट्रोल न्यूक्लियर रिएक्शन। और ये क्या क्या सॉरी यहाँ पे न्यूट्रॉन्स है, ये न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करता है जिसके कारण से न्यूक्लियर रिएक्शन हमारा कंट्रोल रहता है। अगर यहाँ पर हम लोग इसको न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये ओवर कंट्रोल हो जाएगा, जिससे बहुत ज़्यादा तबाही हमको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर का भी इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर में भी हम लोग ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब अगर हम लोग कंपेयर करें, एक डिफरेंस निकालें डायमंड का और ग्रेफाइट का, तो यहाँ पर एक तरीके से की डिफरेंस दिया गया है डायमंड का और ग्रेफाइट का। इसको देखते हैं। प्रॉपर्टी डायमंड का दिया गया है और ग्रेफाइट का दिया गया है। हार्डनेस, ये हमारा जो डायमंड होता है, डायमंड हमारा एक्सट्रीमली हार्ड होता है, वहीं ये हमारा सॉफ्ट एंड स्लीपरी होता है। कंडक्टिविटी, अगर बात करें इसकी कंडक्टिविटी की, तो यहाँ पर जो हमारा डायमंड है, डायमंड नॉन कंडक्टर होता है, मतलब इसमें करंट पास नहीं हो पाता। वहीं जो हमारा ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में हमको करंट, हमारा जो करंट रहेगा वो पास हो जाएगा। स्ट्रक्चर बात करें तो ये 3D रिजिड स्ट्रक्चर बनाता है। और इसकी अगर बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो ये लेयर्ड हेक्सागोनल रिंग फॉर्म करता है। ओके, बात करें अगर इसके डेंसिटी की, तो जो हमारा डायमंड है, डायमंड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई होती है। और अगर बात करें इसके ग्रेफाइट की डेंसिटी की, तो इसका जो डेंसिटी होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है। अब इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं ज्वेलरी बनाने में, ठीक है, कटिंग टूल्स में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। वहीं जो हमारा ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं लुब्रिकेंट में, पेंसिल बनाने में और बैटरीज बनाने में। तो ये एक की डिफरेंस दिया गया था ग्रेफाइट का और डायमंड का। ओके, अब हमारा तीसरा एलोट्रॉप्स आता है, जो कि रिसेंटली इनकी खोज हुई है, जिसको खोजा था बकमिनिस्टर फुलेरेंस ने। और उन्हीं के नाम पर हमारा तीसरा हमारा तीसरा एलोट्रॉप्स जाना जाता है, जिसको बोलते हैं फ्लोरेंस। अब इसका स्ट्रक्चर कुछ फुटबॉल की तरह दिखता है। अब वो कैसा दिखता है हम लोग आगे के एनिमेशन में देखेंगे, लेकिन इसीलिए मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक फुटबॉल की तरह दिखता है, और इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं द फुटबॉल सेव्ड एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। मतलब ये फुटबॉल सेव का एलोट्रॉप्स है कार्बन का, ये फुटबॉल जैसा ही दिखता है। बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो फ्लोरेंस आर यूनिक क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रॉप। मतलब फ्लोरेंस में क्या होता है? एक यूनिक क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रॉप्स होते हैं वेयर कार्बन एटम्स आर अरेंज इन स्फेरिकल कॉमा केज स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर ये खुद को एक स्फेरिकल और एक पिरडे के स्ट्रक्चर में हमेशा बना के रखते हैं। बकमिनिस्टर फ्लोरेंस एक फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है, और ये एलोट्रॉप्स है कार्बन का, और ये हमेशा एक स्फेरिकल और केज स्ट्रक्चर हमेशा बनाए रहते हैं। बात करें पॉइंट नंबर सेकंड की, द फर्स्ट डिस्कवर्ड फ्लोरेंस वास, जो हमारा पहला डिस्कवर्ड फ्लोरेंस था वो कौन सा था? वो हमारा था C60, और इसको खोजा था बकमिनिस्टर फ्लोरेंस ने। विच लुक्स लाइक अ फुटबॉल, और ये दिखता कैसा है? जो हमारा स्ट्रक्चर है ये एक फुटबॉल की तरह हमको देखने को मिल जाएगा। C60 contain both 5-member pentagon and 6-member hexagonal ring forming a hollow sphere। अब यहाँ पर जो हमारा C60 है, बकमिनिस्टर फ्लोरेंस ने खोजा था फ्लोरेंस को, और यहाँ पर जो हमारा C60 है वो एकदम हुबहू हमको फुटबॉल की तरह दिखेगा,
और इसमें क्या है, C60 कंटेन बोथ 5 मेंबर पेंटागोनल एंड 6 मेंबर हेक्सागोनल रिंग। मतलब यहाँ पर C60 में क्या होता है, यहाँ पर पेंटागोनल और 6 मेंबर्ड हेक्सागोनल रिंग हमको देखने को मिल जाएंगे। इतना बात क्लियर हो गया कि नहीं। बात करें हम लोग अगले पॉइंट की, अदर फ्लोरेंस लाइक C70 C84 एंड लार्जर केज लाइक मॉलिक्यूल्स। अगर बात करें C70 की, C84 की, जो कि कार्बन एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारा C70 है, C84 है, वो और लार्जर हो जाएगा और उसका जो केज रहेगा, मतलब जो स्ट्रक्चर रहेगा, वो और हमको बड़ा देखने को मिल जाएगा। तो हम लोग अभी तक कवर कर चुके हैं कि डायमंड के बारे में हमने पढ़ा और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसको वर्ल्ड का हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस क्यों बोलते हैं, ये सब हम लोग क्लियर कर चुके हैं। हमने देखा था यहाँ पर उसके ग्रेफाइट के बारे में। जो हमारा ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट एक लेयर बनाता है और यहाँ पर हमको हेक्सागोनल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और इसका जो बॉन्ड रहता है, बॉन्ड भी क्या स्ट्रॉन्ग है। फिर हमारा जो तीसरा आता है, तीसरा हमारा है बकमिंस्टर फ्लोरेंस, और यहाँ पर इसको बोलते हैं फ्लोरेंस। मतलब इसकी इनकी खोज बकमिंस्टर फ्लोरेंस ने की थी और ये फ्लोरेंस जो है एक तरीके से एक पिजड़ा स्ट्रक्चर का शेप इसका है। मतलब ये एक केज बनाता है, एक फुटबॉल टाइप का इसका स्ट्रक्चर रहता है। तो आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगले टॉपिक को। अब देखिए यहाँ पर हमने सबका 3D स्ट्रक्चर देखा। हम लोग बात करने वाले हैं इस बकमिंस्टर फ्लोरेंस के 3D स्ट्रक्चर की, जो कि हमको बहुत अच्छे से समझा सकता है। ये हमारा फ्लोरेंस है और ये एक फुटबॉल शेप का दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं। ये एक फुटबॉल शेप का आकार लिया हुआ है और यहाँ पर एक हेक्सागोनल साइन देखने को हमको मिल जाएगा। अगर मैं आपको इसको रोक के दिखाऊं तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हमको देखने को मिल जाएगा। ओह, तो यहाँ पर ये आई थिंक ये पीछे चलेगा, मतलब ये कुछ इस प्रकार से रन करेगा, इस प्रकार से हमारा स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे। बात क्लियर हो गया। तुम्हारा हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2, रुकिए, 1 1 2 3 4 5, कहीं कहीं 5 है तो कहीं कहीं क्या है 6 भी है। देख जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मतलब हमने यहाँ से काउंट किया था 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर जो बकमिंस्टर फ्लोरेंस है उसका जो C60 का रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस प्रकार से हमको देखने को मिल जाएगा। ओके, ये एक हेक्सागोनल रिंग बना रहा है, एक दो सॉरी पेंटागन बना रहा है, पेंटागन बना रहा है। ये हमारा हेक्सागोनल रिंग बन रहा है साइड में। बात क्लियर हो गया कि नहीं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर था 3D स्ट्रक्चर किसका, C60 का, बकमिंस्टर फ्लोरेंस का ये हमारा स्ट्रक्चर था। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात करें अगर इसके प्रॉपर्टीज की, हॉलो एंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर लुक्स लाइक अ सॉकर बॉल। अब जो ये हमारा फ्लोरेंस है ये मतलब खोखला है एकदम, और यहाँ पर इसका जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है वो एक फुटबॉल की तरह है और ये एक सॉकर बॉल की तरह देखने को मिल जाएगा। मतलब एक जैसे सॉकर बॉल होता है वैसा फ्लोरेंस भी दिखता है। स्ट्रॉन्ग एंड लाइट वेट, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन उठाने में बहुत हल्का होता है। कैन विद स्टैंड हाई प्रेशर, और ये बहुत हाई प्रेशर को भी सह सकता है। तीसरा हमारा आता है गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। मतलब यहाँ पर ये जो हमारा फ्लोरेंस है ये भी बहुत अच्छा गुड कंडक्टर है। मतलब यहाँ पर जो फ्लोरेंस है, फ्लोरेंस में भी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पर भी हमको करंट पास होते हुए मिल जाएगा। और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डीलोकलाइज हो जाते हैं। इसी कारण से यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक करंट कंडक्शन मतलब इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन हमको मिल जाता है। बात करें अगर अगले पॉइंट की, तो हमारे पास है हाई रिएक्टिविटी। अब जो फ्लोरेंस है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, मतलब बहुत रिएक्टिव होता है। यूज्ड इन वेरियस केमिकल रिएक्शन। हम लोग फ्लोरेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये बहुत जगह इस्तेमाल होता है
ठीक है। अगला पॉइंट हमारा है इनसॉल्युबल इन वाटर। अब जो फ्लोरेंस है वो पानी में इनसॉल्युबल होता है, मतलब पानी में मिक्स नहीं हो पाता, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। लेकिन ये कहाँ सॉल्युबल हो पाएगा? ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या हो जाएगा? ये डिजोल्व हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? तो आई होप आपको इतना बात क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा मिनिस्टर, वो बक मिनिस्टर फ्लोरेंस है, जिसको हम लोग फ्लोरेंस बोलते हैं, खोजा तो पहली बात इसने, खोजा तो इसको बक मिनिस्टर फ्लोरेंस ने था, लेकिन इसको हम लोग फ्लोरेंस बोलते हैं। हाँ, तो ये मिस्टेक था जो आप लोग बार बार आपके माइंड में चल रहा होगा। अब क्लियर है? इनको खोजा था इस मतलब जो यहाँ पर फ्लोरेंस है, इसको खोजा था बक मिनिस्टर फ्लोरेंस ने, और उन्हीं के नाम पर यहाँ पर इसका नाम पड़ गया इस एलोट्रॉप्स का, जिसको जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरेंस। अब बात करें इसके यूज़ की। इन मेडिसिन, ये कहाँ इस्तेमाल होता है? हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं मेडिसिन में। यूज इन ड्रग डिलीवरी एंड कैंसर ट्रीटमेंट, हम लोग इसका जो फ्लोरेंस है इसका इस्तेमाल करते हैं मेडिसिन में। ठीक है, ड्रग्स, यूज इन ड्रग डिलीवरी एंड कैंसर ट्रीटमेंट में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। यूज एज लुब्रिकेंट, हमने जैसे लास्ट क्लास में देखा था कि यहाँ पर लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं। ग्रेफाइट, मतलब जहाँ पर ऐसा ऑयल, मतलब यहाँ पर सुनिए, यहाँ पर जहाँ पर ऐसा ऑयल वाला जो ग्रीस है वहाँ पर काम नहीं करता, वहाँ पर हम लोग लुब्रिकेंट, वो ग्रेफाइट का लुब्रिकेंट इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत स्लिपरी होता है, और हमको जो यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा है इंजन के बीच में, या फिर जहाँ पर भी मोटर लगा हुआ है, जहाँ पर भी जो मैकेनिज्म लगा हुआ है, तो वहाँ से जो स्मूथनेस है वो बनी रहती है। और जहाँ पर ऑयल वाले जो लुब्रिकेंट है वो काम नहीं देते, तो यहाँ पर हमको यही फ्लोरेंस वाला लुब्रिकेंट से काम चलाना पड़ता है। बात करें अगर इसके पॉइंट नंबर थर्ड की, इन सोलर सेल बैटरी इज ड्यू टू दियर इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी, और यहाँ पर जो सोलर सेल है और बैटरी है वहाँ पर भी करंट कैसे मिलता है हमको? इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी से हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इन नैनो टेक्नोलॉजी यूज इन मॉलिकुलर इलेक्ट्रॉनिक एंड रिसर्च। अब इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? इन नैनो टेक्नोलॉजी में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, यूज इन मॉलिकुलर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिसर्च। बात क्लियर हो गया? हम लोग इसका जो फ्लोरेंस है, फ्लोरेंस एक तरीके से नया चीज़ है कार्बन के लिए, मतलब कार्बन से बना हुआ एक नया चीज़ है, और हाल ही में इसका रिसर्च हुआ है। तो अभी तो उतना डिटेल नहीं है, लेकिन जितना भी हमने पढ़ा यहाँ पर फ्लोरेंस के बारे में, ये बहुत अच्छा लुब्रिकेंट होता है। और फ्लोरेंस का इस्तेमाल करके हम लोग सोलर सेल बनाते हैं और बैटरी बनाते हैं। और इन नैनो, मतलब ये नैनो टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा क्रांति लाने वाला है। तो फ्लोरेंस एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन आ गया जो कि हमारे CBSE 2016 में आया था। गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पर कुछ रीज़न मांग रहा है और उसके लिए कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके पीछे रीज़न मांग रहा है। वाई डज डायमंड हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, मतलब जो हमारा डायमंड है उसके पास इतनी अच्छी मेल्टिंग पॉइंट कैसी है, मतलब वो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इतना हाई क्यों है? उसका आंसर यहाँ पर है। इन डायमंड ईच स्ट्रक्चर कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम, मतलब यहाँ पर जो कार्बन एटम है वो क्या है? वो 4 अदर कार्बन एटम से क्या है? कनेक्टेड है कोवैलेंटली, एंड फॉर्मिंग अ 3D रिजिड, और ये क्या करते हैं? ये 3D रिजिड को फॉर्म करते हैं। दिस स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मेक डायमंड द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है डायमंड का वो बहुत हार्डेस्ट होता है बिकॉज ऑफ इनके स्ट्रक्चर के कारण। तो जो डायमंड है, डायमंड वर्ल्ड का हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। और हमारा अगला आया था हमारा ग्रेफाइट, और लास्ट में हमने पढ़ा था बक मिनिस्टर फ्लोरेंस। तो आप लोग को ये बात क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर एक क्वेश्चन भी पूछा गया था। इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम बाई स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मिंग अ रिजिड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यही इसी कारण से यहाँ पर इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये बहुत ज़्यादा हाई होता है। बात करें अगर इसके सेकंड पॉइंट की, दिस दिस स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मेक्स डायमंड द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। और यहाँ पर इसकी बॉन्डिंग होती है, इसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत हार्ड होती है, और इसी कारण से हम लोग इसको हार्डेस्ट सब्सटेंस बोलते हैं।
क्योंकि जिससे जुड़ता है ये बहुत अच्छी वो पकड़ बना लेता है उस पर। हमारा अगला पॉइंट है, अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस कोवलेंट बॉन्ड। अब इनके कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको बहुत ज़्यादा हीट की आवश्यकता पड़ेगी, गिविंग डायमंड एन एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट। और यही कारण है कि जो डायमंड है, डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। इतना बात क्लियर हो गया? तो यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। एक क्वेश्चन हमने देखा जो कि सीबीएसई 2016 में आया था। आगे बढ़ते हैं। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। हमारा जो कार्बन है, कार्बन का एक कुछ वर्सटाइल नेचर होता है, उसको पढ़ने वाले हैं। कार्बन इज एक्सट्रीमली सॉरी आई एम सो सॉरी कार्बन इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एलिमेंट ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फॉर्म वास्ट नंबर ऑफ कंपाउंड। कार्बन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एलिमेंट है और ये अपने साथ 50 लाख से भी अधिक कंपाउंड को बनाता है, और इसमें जान भी होती है, मतलब जो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाता है, जो जिसमें मतलब जीवन होता है। अब 50 लाख बहुत ज़्यादा वैरायटी है, तो यहाँ पर कार्बन अलग अलग वैरायटी के हिसाब से बहुत बड़ा बहुत वास्ट नंबर ऑफ कंपाउंड्स को फॉर्म करता है। दिस वर्सटिलिटी इज ड्यू टू टू प्रॉपर्टीज। अब ये इतना बड़ा, इतना ज़्यादा कंपाउंड बना पा रहा है, इसके पीछे के दो कारण है। पहला हमारा कारण आता है कैटिनेशन एंड दूसरा आता है हमारा टेट्रावैलेंसी। यहाँ पर समझते हैं। पहला हमारा टॉपिक आता है कैटिनेशन। क्या आता है? कैटिनेशन। तो कैटिनेशन क्या होता है? मतलब जो कार्बन है, कार्बन लंबे लंबे कार्बन चेन को फॉर्म कर सकता है, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। मतलब चाहे जितना चेन जोड़ते जाओ ये बनता चला जाएगा। तो यहाँ पर जो कार्बन है, कार्बन लंबे लंबे कार्बन कार्बन चेन बनाता है। दूसरा टेट्रावैलेंसी। इसका जो वैलेंसी है वो क्या है? वैलेंसी इसका क्या है? 4 है। अब ना तो ये 4 लूज कर सकता है, ना ही ये 4 गेन कर सकता है। मतलब यहाँ पर जो हमारा कार्बन एटम है, कार्बन एटम चाहेगा कि हम शेयरिंग ही कर लें, उसी से हमारा काम चल जाएगा। यहाँ पर आयनिक बॉन्ड नहीं बनता, चार कोई दे नहीं सकता, और ये चार अपना मतलब चार कोई दे नहीं सकता इसको, और ये खुद अपना चार किसी और को दे नहीं सकता। मतलब यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिल जाएगा। इतना बात क्लियर हो गया। अब यहाँ पर कैटिनेशन हमने देखा वहाँ पर कि जो कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकेज, मतलब यहाँ पर बहुत लंबे कार्बन कार्बन चेन देखने को मिल जाएंगे। तो हम लोग इसी दो प्रॉपर्टीज़ को पहले समझते हैं। कैटिनेशन, हमारा पहला टॉपिक आता है कैटिनेशन, द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। मतलब ये खुद से खुद में ही जुड़ जाते हैं। मतलब यहाँ पर एक कार्बन है, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है। कार्बन यहाँ पर है, कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर। मतलब कार्बन कार्बन एटम में ही क्या कर रहे हैं? जुड़ के एक लंबा कार्बन कार्बन चेन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इतना बात क्लियर हो गया। बात करें अगर इसकी डेफिनेशन की, कैटिनेशन इज द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन बाय बॉन्डिंग विथ इटसेल्फ। मतलब कैटिनेशन वो एबिलिटी होती है एलिमेंट की, कैटिनेशन वो एबिलिटी होती है एलिमेंट की टू फॉर्म अ लॉन्ग कार्बन चेन। मतलब ये कार्बन कार्बन मतलब बहुत लंबा कार्बन कार्बन चेन को फॉर्म करता है, और ये खुद से ही क्या होता है? जुड़ जाता है। मतलब कोई भी एलिमेंट है अगर वो खुद से क्या कर रहा है? लिंक कर रहा है और बहुत लंबा कार्बन कार्बन चेन बना रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कैटिनेशन। बात क्लियर हो गया। कैटिनेशन हम लोग किसे बोलते हैं? कैटिनेशन एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है जहाँ पर वो खुद के एलिमेंट को जोड़ के बहुत लंबा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इसको हम बोलेंगे कैटिनेशन। बात क्लियर हुआ? हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, वाई इज कार्बन द बेस्ट एट कैटिनेशन। मतलब जो कार्बन है, कार्बन ही इतना बेस्ट क्यों है कैटिनेशन में? कार्बन ही इतने लंबे लंबे चेन क्यों बना सकता है? तो इसका आंसर हमारे पास है फॉर्म सिंगल बॉन्ड। अब ये सिंगल बॉन्ड है वो भी अच्छा बनाता है, डबल बॉन्ड भी अच्छा बनाता है, और ट्रिपल बॉन्ड भी बहुत अच्छे से बनाता है। कैन क्रिएट लॉन्ग चेन, और ये बहुत लंबा चेन फॉर्म कर सकता है। ब्रांच स्ट्रक्चर एंड रिंग। अब जितने भी ब्रांच स्ट्रक्चर हैं और रिंग है, मतलब ये चेन भी बनाता है, लॉन्ग कार्बन कार्बन चेन भी बनाता है, इसमें ब्रांच भी लगा सकते हैं उस कार्बन कार्बन चेन में, और एक रिंग जैसा फॉर्मेशन भी। ये हमारा जो
ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। हमारा अगला पॉइंट है द सी सी बॉन्ड, मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल, मतलब जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत स्टेबल होता है। नो अदर एलिमेंट शो कैटिनेशन टू द सेम एक्सटेंट एज कार्बन, लेकिन जैसा कार्बन जो हमारे पास कार्बन है, जो कार्बन का जो वो प्रॉपर्टी है कैटिनेशन बनाने का, मतलब वो सॉरी यहाँ पर जो उसको क्या बोलेंगे, हाँ, कार्बन कार्बन लॉन्ग चेन बनाने का जो प्रॉपर्टी है ये कोई अदर एलिमेंट नहीं कर पाता, सिर्फ कार्बन ही इसको बहुत अच्छे से फॉर्म कर पाता है, इसलिए कार्बन इंपॉर्टेंट है। दूसरा अगर बात करें अदर एलिमेंट्स की कंपैरिजन विद अदर एलिमेंट्स, सिलिकॉन Si कैन ऑल्सो एग्जिबिट कैटिनेशन, मतलब जो सिलिकॉन है वो भी अपने साथ सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी रखती है और खुद सिलिकॉन सिलिकॉन कार्बन सिलिकॉन सिलिकॉन लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करती है, फॉर्मिंग लाइक SiH4, but only up to 7 to 8 atom of these compound are very reactive। अब देखिए यहाँ पर कार्बन तो कर ही रहा है, सिलिकॉन वाले भी क्या कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 7 से 8 एटम के बाद 7 से 8 एटम तो 8 तक एटम, मतलब 7 से 8 एटम तक तो ये सीमित रहता है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही उसके ऊपर का हम लोग एटम जोड़ते हैं वो क्या होता है, वो उसके बाद से हमारा कंपाउंड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होना स्टार्ट हो जाता है। कार्बन कंपाउंड आर मच मोर स्टेबल, हमारा जो कार्बन कंपाउंड है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है देन सिलिकॉन बेस्ड कंपाउंड से, किससे, सिलिकॉन बेस्ड कंपाउंड से बहुत ज़्यादा स्टेबल है। अब बात करें हम लोग अपने अगले प्रॉपर्टीज़ की, तो हमारा अगला प्रॉपर्टी आता है कार्बन का टेट्रावैलेंसी, ठीक है, टेट्रावैलेंसी द पावर ऑफ 4, मतलब यहाँ पर कार्बन के पास 4 वैलेंसी है और ये इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता है। पहले बात करते हैं टेट्रावैलेंसी क्या होता है। टेट्रावैलेंसी मीन्स कार्बन हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड टू अचीव द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जो कार्बन है, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एंड फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, और वो क्या कर रहा है, कोवैलेंट फॉर्म के थ्रू जुड़े हुए हैं, और वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनका एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाए, ठीक है। सो इतना बात क्लियर हो गया, हमने पढ़ लिया कैटिनेशन क्या होता है, टेट्रावैलेंसी क्या होती है। अब आगे के टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं। हाउ डज कार्बन अचीव स्टेबिलिटी, कार्बन कैसे स्टेबिलिटी अचीव करता है, छोटा सा क्वेश्चन दिया गया है, इसको पढ़ते हैं। हाउ डज कार्बन अचीव स्टेबिलिटी, इट शेयर 4 इलेक्ट्रॉन टू द अदर एटम इंस्टेड ऑफ लूजिंग और गेनिंग, ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करता, किसी को देता नहीं है या फिर किसी और से लेता नहीं है, ये शेयरिंग करता है, इसलिए फ़ायदे में रहता है। और यही कारण है कि जो कार्बन होते हैं, कार्बन एटम क्या होते हैं, बहुत स्टेबल होते हैं। फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड, अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड को फॉर्म करते हैं विथ एलिमेंट लाइक HONS, मतलब यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर के साथ ये बहुत अच्छा कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं और खुद से भी खुद को जोड़ लेते हैं, जो कि हमने पढ़ा कैटिनेशन में, मतलब इनके पास सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी होती है। हमारा अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है वाई इज कार्बन स्पेशल, कार्बन इतना स्पेशल क्यों है, और भी तो एलिमेंट है, आप उनके पास जाके बात करो, उनसे पूछो, लेकिन यहाँ पर कार्बन ही स्पेशल क्यों है, तो उसके 3 रीज़न यहाँ पर दिए गए हैं। जो हमारे पास पहला हमारा रीज़न दिया गया है स्मॉल एटॉमिक साइज, मतलब जो हमारा कार्बन है, कार्बन का स्मॉल एटॉमिक साइज देखने को मिल जाएगा। दूसरा मेक इट बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल, अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाता है और जो कि स्टेबल भी होते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है नो चार्ज फॉर्मेशन, यहाँ पर कोई चार्ज का फॉर्मेशन नहीं होता। अनलाइक आयनिक बॉन्ड कोवैलेंट कार्बन डज नॉट लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जब तक आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा तब तक कार्बन अपने एटम को ना ही लूज कर सकता है ना ही गेन कर सकता है, मतलब यहाँ पर अल्टीमेटली खाली शेयरिंग होती रहेगी, ठीक है। यहाँ पर आयन्स कम्प्लीटली, मतलब जो आयन्स है वो कम्प्लीटली ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। बात करें अपने थर्ड पॉइंट की, डाइवर्स बॉन्डिंग, यहाँ पर वो हमेशा डाइवर्स बॉन्डिंग को फॉर्म करते हैं, और ऐसा क्यों होता है, इट कैन फ्रॉम सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड,
यहाँ पर जो बॉन्डिंग है, जो हमारा सिंगल बॉन्ड है थोड़ा बड़ा होता है, डबल बॉन्ड में दूरियां थोड़ी कम होती हैं, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड में दूरियां एकदम ख़त्म हो जाती हैं। मतलब जो एटम्स के बीच की जो दूरी है पहले इतनी थी, फिर सेकंड में इतनी आ गई, उसके बाद थर्ड में एकदम एकदम दूरी एकदम ख़त्म हो गई। तो इतना बात क्लियर हो गया आप लोग को। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन की, द बैकबोन ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम लोग हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं? बैकबोन बोलते हैं किसका? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो यहाँ पर पहले बात करते हैं हाइड्रोकार्बन किसे बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंसिस्ट ओनली कार्बन, सी हाइड्रोजन, एच एंड दे आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।